नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं बजट के बारे में। बजट का पूरा बेसिक्स देखेंगे, पूरा बेसिक्स एकदम अच्छे से, राइट। क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए हम देखते हैं। पहली बात, थोड़ा बोर्ड पे आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि देखिए हमने एक ही क्लास में मतलब कि पूरा का पूरा वीडियो कवर करने का सोचा है, लगभग 20-25 मिनट सारे बेसिक्स देखने का, इसलिए मैंने छोटा छोटा पिदी पिदी सा लिखा है ताकि आप सिर्फ समझ सको, क्योंकि रिविजन क्लास है जो आगामी बीपीएससी 72वीं के लिए महत्वपूर्ण है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि बजट में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि जो बजट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जीरो बजट, आउटकम बेस्ड बजट, जेंडर बजट आपने सुना होगा, फिर घाटे का बजट सुना होगा, बैलेंस्ड बजट सुना होगा, सरप्लस बजट सुना होगा, ये सब। फिर देखेंगे कि बजट की प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है, बजट कैसे पास होते, तो 6 स्टेज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बजट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाए जाते हैं, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट एट अ ग्लांस, है ना, ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो कितने प्रकार के अनुदान की मांग कर जाती है, जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग में से ये सब सारे देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि पूर्ण बजट क्या होता है, मतलब कि कंप्लीट बजट क्या होता है, और फिर देखेंगे कि एक आता है इंटरिम बजट चुनाव के साल, वो देखेंगे फिर, ठीक है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंड्स के बारे में, कितने टाइप्स के फंड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी फंड, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, ठीक है। फिर हम बजट की पूरा संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बजट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसमें हम देखेंगे कि बजट की रिसिप्ट्स कितनी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, एक्सपेंडिचर्स होती है, रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, फिर सबके टाइप्स देखेंगे क्या क्या आते हैं उसके अंदर। फिर हम देखेंगे उसके डिफिनीशंस वगैरह देखेंगे, फिर खर्चा देखेंगे, फिर देखेंगे कि जितने प्रकार के बजट डेफिसिट्स होते हैं, घाटे, जिसमें हम देखेंगे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, घाटे का फिर वित्त पोषण, फाइनेंसिंग कैसे होती है, और लास्ट में हम FRBM एक्ट देखेंगे। कुल मिला के आपको समझ में आएगा कि जितना कंटेंट्स आपने क्लास के दौरान करे होंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से, मतलब इतना तो जरूर दिख रहा होगा ताकि आप क्या कर सको, ये कर सको, ठीक है, चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई मेरे। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि बजट जैसा कोई शब्द संविधान में नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए संवैधानिक प्रावधान समझने की कोशिश करते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो आप ध्यानपूर्वक जब देखोगे संवैधानिक प्रावधान में, तो सिर्फ आर्टिकल 112 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो पेश करवाएगा, खुद नहीं करेगा, पेश करवाएगा। किससे करवाएगा, ये बात लिखा है आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में। 77 क्लॉज 3 में क्या लिखा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको राष्ट्रपति जिम्मेवारी देगा कि वो बजट लेकर आए, ठीक है। आर्टिकल 112 में लिखा है राष्ट्रपति जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये एनुअल फाइनेंसिंग रिपोर्ट्स ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 77(3) के अनुसार वित्त मंत्री जो करेगा। अच्छा, तो बजट तैयार करने का जिम्मेवारी किसका दिया गया, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं बजट विभाग, बजट प्रभाग नाम का एक डिपार्टमेंट होता है। इसी का काम होता है बजट को तैयार करना, ठीक है, चलेगा। अच्छा, बजट क्या होता है मैं समझाता हूँ। आने वाले साल में सरकार की खर्चा क्या रहेगा और इनकम क्या रहेगी, उसके कुछ लेखा जोखा होते हैं, बस ये समझ लो, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे में हम पिछले साल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप भाई मेरे क्लास 20-25 मिनट देखना, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे सॉरी, थोड़ा इधर साउंड हो रहा हो तो ध्यान कम दीजिए, ठीक है। तो हमने ये कहा अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 114(3) में कहता है एक विनियोग विधेयक के बारे में, जिसको एप्रोप्रिएशंस बिल कहते हैं। विनियोग विधेयक कहता है कि आप जो है संचित निधि से धन निकाल सकते हो, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से। आगे हम टाइप्स ऑफ फंड देखेंगे, ठीक है। अब विनियोग विधेयक के बिना आप सरकार है, बिना संसद से पारित हुए ये विधेयक, सरकार जो है पैसा नहीं निकाल सकती है इस कंसोलिडेटेड फंड से। एक इमरजेंसी फंड होता है, उससे पैसा निकाल सकती है, बट 114(3) के अनुसार आपको विनियोग विधेयक पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर संविधान में लिखा गया कि आप सरकार जो है पैसा भी नहीं निकाल सकती है और ऊपर से मनमाने तरीके से टैक्स नहीं वसूल सकती है। यदि आपको कोई भी टैक्स वसूलना है या टैक्स एग्जम्प्ट भी करना, छोड़ना भी है, तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट से बिल पास करवाना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट पार्लियामेंट से बिल पास कराए हो आप ये सब नहीं कर सकते हो। तो ये बात लिखा गया आर्टिकल 266 में। आर्टिकल 266 में कहता है कि विधायिका के अनुमति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता, मतलब आप विधायिका की अनुमति के बिना कोई भी खर्चा नहीं कर सकते हो। और 65 में कहा गया है कि आप जो है टैक्स लगाने का लीगल राइट दिया गया आर्टिकल 265 में। तो इतने सारे जो थे वो थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 112 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाएगा। आर्टिकल 77(3) में कहा गया कि ये काम वो वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को
देता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी देता है कि वो करेगा। और ये काम जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर उसका एक बजट डिपार्टमेंट होता है, वो ये काम करती है बजट को प्रिपेयर करने का, राइट। और उसके बाद कहा गया कि आर्टिकल 114(3) में कहा गया कि यदि सरकार को पैसा निकालना है बजट पास होने के बाद भी, तो उसके लिए आपको विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ेगा, तभी आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हो। और ये विनियोग विधेयक कहाँ से पारित होता है? लोकसभा में पारित होता है, ठीक है, सबसे पहले। अभी आप अच्छा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, लोकसभा में इंट्रोड्यूस, क्योंकि लोगों की सभा लोकसभा, राइट। फिर कहा गया है कि 265 आर्टिकल 265 कहता है कि टैक्स लगाने के लिए आपके पास लीगल राइट देता है कि आप सरकार मनमानी रूप से टैक्स नहीं लगा सकती, आपको पहले पार्लियामेंट से बिल पास कराना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप टैक्स लेवी कर सकते हो या टैक्स एग्जम्प्ट कर सकते हो, राइट। फिर आर्टिकल 266 में हमने बात करी कि कैसे विधायिका की अनुमति के बिना जो है कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है भाई हमने सारे संवैधानिक प्रावधान देख लिए, राइट। अब हम देखेंगे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, थोड़ा सा बेसिकली एकदम थोड़ा कंटेंट बहुत रीच है, तो थोड़ा सा लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा है, बट इट्स अ रिवीजन क्लास, टू ट्राई टू सी हियर, ओके। देखो थोड़ा बहुत परेशानी होता है ऊपर से, अब ज़माने बदल गए, मैं बोर्ड अभी यही रखता हूँ, तो क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है जीरो से, और जीरो पहला कदम ऐसे बच्चे जैसे ही होते, राइट। दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग लाइक दिस। आइए अगले देखते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। तो पहला बोलता है जीरो बजट, यानी शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट में क्या होता है कि आपने पिछले साल क्या करा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम जीरो से बजट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जीरो से बजट तैयार क्यों कर रहे हैं समझते हैं। ऐसे पिछले साल के बजट को हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो शायद पिछले साल का कुछ डिफॉल्ट्स भी इस साल के बजट में कॉपी हो जाएंगे, जैसे कि ज़्यादा खर्चा हो रहा था तो इस बार भी खर्चा होगा। तो सरकार क्या करती है कि पिछले वर्ष के आधार पर काम नहीं करती है, बल्कि जीरो से करती है। इसमें जो है प्रेजेंट्स को प्राथमिकता दी जाती है, और इसका मकसद सिर्फ होता है कि फिजूल खर्ची को रोकना। इसी को बोलते हैं जीरो बजट, जीरो बेस्ड बजट, आपने सुना होगा जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। अगला होता है आउटकम बेस्ड बजट, परिणाम आधारित बजट। इसमें सरकार जो है केवल खर्चा नहीं करती, बल्कि देखती है कि परिणाम और प्रदर्शन क्या आ रहे हैं, आपने क्या आउटकम्स निकाल के ला रहे हो, राइट, कुछ ऐसा इसको करते, ठीक है। फिर है जेंडर बजट। देखो जेंडर बजट जैसा अलग से कोई टाइप्स ऑफ बजट नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो सरकार जो खर्चा करती है, जेंडर बजट में जो सरकार जो करती है, इसमें लैंगिक दृष्टिकोण रखा जाता है, खासकर यदि महिला आधारित हो तो भी। बट लैंगिक दृष्टिकोण को जेंडर, पुरुष आधारित हो गया, समलैंगिकता के आधारित हो गया, तब भी लैंगिक बजट ही कहेंगे उसको। समझता मतलब कि यदि मान लो कोई LGBTQ के रिलेटेड कुछ हो गया, तब भी उसको जेंडर बजट ही कहेंगे, राइट। और इसमें कुछ विश्लेषण मतलब नहीं होते, ठीक है। आगे देखते हैं। एक होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट उसको बोलते हैं जिस समय सरकार की जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं और आय कम है, और ऐसे सिचुएशन जब सरकार के खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी, तो सरकार क्या करेगी, उधारी लेगी, राइट, क्या लगी, उधारी। और जैसे सरकार उधारी लेती है तो इसी से बढ़ जाता है सरकार का राजकोषीय घाटा, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। अभी हम आगे फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, राइट। इसको बोलते हैं घाटे का बजट, ठीक है। अगला होता है बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट। संतुलित बजट में क्या होता है, आय और व्यय बराबर दिखते हैं, जो कि एक आदर्श स्थिति है, ऐसा जनरली होता नहीं है। फिर एक होता है अधिशेष बजट। ये सरकार का सपना होता है कि हमारी इनकम ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, ठीक है, इसको बोलते हैं सरप्लस। तो हमने 5 तरह के भाई मेरे बजट देखे। पहला हमने देखा जीरो बेस्ड बजट, दूसरा हमने देखा आउटकम बेस्ड बजट, तीसरा देखा जेंडर बजट, चौथा देखा हमने घाटे का बजट या डेफिसिट्स बजट, अगला देखा बैलेंस्ड बजट, एंड लास्ट देखा सरप्लस बजट। इतने टाइप्स ऑफ बजट्स पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट्स के भीतर, राइट, या कई बार बजट्स में से नाम आते हैं, ठीक है, चलेगा। तो आपको ये बात अब क्लियर हो गई कि बजट्स में कितने टाइप्स आते हैं, राइट। अब हम आगे देखने वाले हैं भाई मेरे कि ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझने में कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि बजट की प्रक्रिया क्या होती है, बजट के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, राइट, क्योंकि अभी हम इसके बाद बिहार बजट और ये सब कवर करने वाले हैं, इंडिया का बजट, तो उससे पहले ये बेसिक समझना जरूरी है, राइट। हम देखेंगे बजट की प्रक्रिया। तो बजट जो है वो 6 स्टेजेस पे पास करवाए जाते हैं, मतलब 6 अवस्था पे बजट पास होते हैं, राइट। तो जो पहली अवस्था होती है उसमें क्या होता है, प्रस्तुति होती है, मतलब कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट को, और ये काम जो है वित्त मंत्री करती है, और ये सिर्फ लोकसभा में होती है पहले, ठीक है, चलेगा। लोकसभा आप फिर पढ़े होंगे बजट के बाद एक अभिभाषण जैसा भी कुछ होता है राष्ट्रपति का, ठीक है, वो सब पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, मैं अभी सिर्फ इकोनॉमी कवर कर रहा हूँ, राइट। तो बजट में क्या होता है कि वित्त मंत्री कवर करती है, इंट्रोड्यूस करती है लोकसभा में। और दूसरा स्टेज 1 में पहला ये होगा कि आपने बजट को प्रस्तुत किया। दूसरा स्टेज में क्या होगा, आपको सामान्य चर्चा होगी, जनरल डिस्कशन होगा, और यहाँ पर कोई भी वोट नहीं होगा, मतलब वोटिंग्स वगैरह नहीं, सिर्फ डिस्कशंस होंगे, बताए जाएंगे देख भाई ये बजट है, इसमें ये इशू है, सरकार जो है गरीबों के लिए क्या लाई है, गाली गलौज पार्लियामेंट में जैसे होता देख ही रहो,
कैसे होती है, उधर वो राहुल गांधी माथा पटक दिया, जाकर दीवार में फोड़ दिया अपने से, उधर गड़िया रहे हैं लालू यादव, कुछ इस टाइप से माहौल बनता रहे। उसी में बोल दो जनरल कि ये सरकार लूट की सरकार है, तुम्हारे कागजों में गाँव के रंग गुलाबी हैं, ये दावे भी झूठे हैं, ये मसले भी किताबी हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कौन करते हैं ये बातें? जैसे ये तो आदम गोंडवी का सेव है, पर ऐसी ऐसी बातें। फिर उधर से इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा ये सरकार तुम्हारी है, ये लूट की सरकार है, सरों का काट के सरदार यानी चलती है, ऐसे डायलॉग्स मारेंगे। वही जनरल डिस्कशन है, राइट। चलो बस फिर दूसरा स्टेज में क्या हो, सामान्य चर्चा। तीसरा विभागीय समिति को भेजा जाता है। विभागीय समिति मतलब हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसकी एक कमेटी होती है, उसको भेजा जाता है कि लीजिए भाई आप स्टडी करिए बजट के। तीसरा स्टेज होता है, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि 8 टोटल 24 है, जिसमें 8 राज्यसभा की समितियाँ होती है, 16 लोकसभा के, ठीक है, चलेगा। और चौथा जो होता है उसमें होता है अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। मतलब सरकार ने जो पैसे मांगे हैं खर्चा चलाने के लिए, उस पर वोटिंग्स हो गई। अब फिर हाथ पटका पटके गोर पटका पटके होगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो अनुदान की मांग होती है केवल लोकसभा में होती है, ठीक है, चलेगा। पांचवा जो होता है, अब विनियोग विधेयक पास होगा। कौन सा विनियोग विधेयक? यही विनियोग विधेयक जो आर्टिकल 114(3) में दिया हो, ठीक है। विनियोग विधेयक पास होगा, ये जो है लोकसभा में पास होता है सिंपल मेजोरिटी से, और राज्यसभा में केवल 14 दिन की मोहलत है। आप केवल सिफारिश भेज सकते हो ना, मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप नहीं करोगे 14 दिन में पास माना जाएगा, ठीक है, विनियोग विधेयक। और लास्ट है वित्त विधेयक पारित करना, जिसमें टैक्स लगाने से लेकर इसी में आपने सुना फाइनेंस बिल में, मनी बिल, फाइनेंस बिल का आपने सुना आर्टिकल 109 से अदर, है ना, ये सब चीज़। बट इतना डिटेल हम कवर नहीं करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। ये 6 स्टेजेस देखे हमने। बजट को पहले आप प्रस्तुत करो, फिर एक चर्चा होगी, फिर तीसरा स्टेज पे विभागीय समिति को भेजा जाएगा, लीजिए भाई स्टडी करिए, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, जिसमें से हमारे पास 24 है, 6 विभागीय समिति में 8 राज्यसभा के हैं और 16 लोकसभा के, राइट। फिर विनियोग विधेयक पारित होगा, और फिर अंत में फाइनेंस बिल पारित होगा, और सरकार टैक्स वगैरह लगा लेगी, जो करना हो कर लेगी, एग्जाम करना हो एग्जाम कर लेगी, राइट। चलेगा, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कुछ दस्तावेज के बारे में, उसी बजट के आसपास ही कुछ। जैसे सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, जो 1-2 दिन पहले आता है, ठीक है। फिर आता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा बजट एट अ ग्लांस के नाम से 3 गो डॉक्यूमेंट सरकार पब्लिश करती है। क्या यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बजट कैसे पेश किया जा रहा है, क्या क्या पेश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक मेरे भाई आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं होगा, पैसे भर के दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलिए अब हम देखेंगे कि अनुदानों की मांग कैसे कहते हैं। अनुदान मतलब ग्रांट्स वगैरह मांगते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो अनुदानों की मांग क्या होती है, देखो इसमें पता सरकार कहती है कि हम कितना राजस्व खर्चा करेंगे, कैपिटल पे कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, और कैपिटल रिसिप्ट कितना होगा, ये सब पे बातें होती है, ठीक है, अनुदान मांग में। किसके लिए कही जाती है, कहते हैं कि हमको राज्य को कितना पैसा देना है, इस पर बात होती है। और कहते हैं यूटी को कितना पैसा देना है, मतलब उसकी बात होगी। फिर कहते हैं कि हमको कितना ऋण चाहिए और कितना अग्रिम चाहिए, एडवांस, मतलब इसको बोलते हैं डेब्ट्स एंड एडवांस। ऋण मतलब ऋण जो था लॉन्ग टर्म के लिए था, और अग्रिम जो था शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, बस इतना याद रखें। फिर दूसरा, उसके बाद क्या होता है, मतदान के योग्य, मतलब इसको बोलते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर, मतलब कि जिस पे अब जो खर्चे पे वोट होगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ये हो गया, ठीक है। तीसरा जो है अनुदान की मांग की संख्या बताते हो कि कितना अनुदान की मांग करेंगे, सबके अपना नंबरिंग देते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, राइट। फिर नेक्स्ट है विनियोग विधेयक पारित होगा, और ये है लेखा अनुदान, इसको बोलते हैं वोटेड ऑन अकाउंट। देखो वोटेड ऑन अकाउंट क्या होता है, लेखा अनुदान के बारे में ठीक समझते हैं। देखो मान लो सरकार जो है चुनाव होने वाला है, या बजट अभी पास होने में टाइम है, तो 1 महीना खर्चे तो बंद नहीं रहेंगे, तो उसके बीच में क्या होगा कि वोटेड ऑन अकाउंट के हिसाब से सरकार बिना किसी बिल को पारित किए डायरेक्ट पैसा निकाल लेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेखा अनुदान, ठीक है। कुछ महीने के लिए मिलता है, आई थिंक ओनली 2 मंथ के लिए मिलता है, ठीक है, हाँ यही 2 मंथ ही दिया हुआ है, चलेगा, वेरी गुड। और फिर लास्ट में वित्त विधेयक पार्ट हुआ यहाँ तक। फिर आपने 2 तरह का बजट सुना होगा, एक को बोलते हैं फुल बजट। फुल बजट जो है हर साल आम वर्ष में आता है, और एक है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में आता है, ठीक है। और यही मतलब लेखा अनुदान के लिए होता है, ठीक है। जिससे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मान लो अभी सरकार बजट लेकर आई, अब पैसा तो अभी तुरंत नहीं निकले ना, क्योंकि पूरा पास होगा बिल, तो अभी 1-1.5-2 महीना का टाइम भी लग सकता है, कई बार 1-1.5 महीना लग जाते हैं कई बार, तो उस बीच में खर्चा तो बंद नहीं रहेगा, देश को तो पैसा चाहिए, तो उसी लिए इसके लिए एक जो है वो आता है, उसको बोलते हैं लेखा अनुदान, ऑन टू मन। अच्छा एक बात याद रखिए, जो लेखा अनुदान होते हैं मेरे भाई, वो लेखा अनुदान की खास बात क्या है कि लेखा अनुदान में जो होते हैं वो परंपरा, कहीं ये परंपरा है, कहीं लिखा नहीं है, बट ये कन्वेंशन है। एग्जाम में दे देगा कि पॉलिटिकल साइंस में लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, ये कन्वेंशन है कि हम डायरेक्ट पास कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार कहाँ से चलाई खर्चा, तो ये इस तरीके से चलेगा भाई।
उम्मीद है भाई मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी। एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे। ठीक है, हमने देखा कि अनुदान की मांग क्या होती है, राजस्व के लिए, यूटी के लिए कितना खर्चा करोगे ये सब बताओ हमको। ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंड्स के बारे में, राइट। टाइप्स ऑफ फंड्स, कितने टाइप्स के फंड होते हैं। तो ये आर्टिकल 266(1) सबसे पहला फंड जो होता है उसको बोलते हैं संचित निधि, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपने सुना हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड में ऑफ इंडिया में कौन से पैसे रखे जाते हैं। देखो, सरकार जो टैक्स लेवी करती है, जो टैक्स इम्पोज करती है, उसके पैसे डालती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। फिर नॉन टैक्स जितने भी आते हैं, नॉन टैक्स मतलब सरकार ने कुछ लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया, उसका सरकार को कुछ लाभांश आया, प्रॉफिट आया उससे, फिर पीएसयू कुछ सरकारी कंपनी के जो फायदे हुए वो पैसा सब इसमें डालेंगे। ठीक है, फिर सरकार ने जो कर्जा लिए है, ऋण लिए, वो संचित निधि में जाएगा। फिर जो सरकार ने ऋण दिए थे, अब उस दूसरे देश ने कुछ या किसी ने वापस किए में, वो पैसा भी जाएगा। ठीक है, और इसी संचित निधि की चेकिंग कौन करता है, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी के बारे में आपने सुना, फिर सीएजी रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है रिपोर्ट, फिर उस रिपोर्ट पर चर्चा होती है, राइट। चलेगा, तो ये हमने आर्टिकल 266(1) में देखा संचित निधि के बारे में। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। बेसिकली इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है ये 267(1) में है दिया हुआ, और ये प्रेसिडेंट्स के अंडर होता है। ठीक है, और इससे जो पैसा, इसका जो ऑपरेशन से संचालन जो है वो वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, राइट। और पहले इसमें 500 करोड़ थे, पर अब इसको बढ़ाकर जो है 30,000 करोड़ रुपया तक कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे सर। और ये कौन से आर्टिकल में भाई मेरे, 267(1) में। ठीक है, थर्ड है, उसको बोलते हैं लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट। ये 266(2) में है, और इसमें देखो 266(1) में है ये वाला संचित निधि, 266(2) में है लोक लेखा, और आकस्मिक निधि 267(1) में। ठीक है, तो लोक लेखा में क्या है, सरकार के पैसा नहीं होता इस पर, सरकार का ये अपना पैसा नहीं, तो इसके लिए कोई बिल पास नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहाँ से पैसा निकालने के लिए। क्यों समझाते हैं, ये यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं, तो क्यों, क्योंकि जैसे ईपीएफओ का पैसा हुआ, डाकघर, लघु बैंक, समझाते क्यों, ऐसे मान लो सरकार, आपने सुना हो कि सुकन्या योजना में सरकार पैसा जमा करवा रही है, तो बेसिकली पैसा सरकार का नहीं है, सरकार का लायबिलिटी, सरकार को उसको वापस करना है। ठीक है, तो और सरकार पैसा लेके शायद उसको कहीं इन्वेस्ट करे, या जो करे उसकी मतलब वो बाद में देगी। तो इसके लिए जैसे ईपीएफओ के बारे में भी एक बार हंगामा था कि सरकार, बीजेपी सरकार ईपीएफओ से पैसा बहुत ज़्यादा निकाल रही है, और क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है, कुछ ऐसे अफवाह। पॉलिटिशियंस में तो आपको पता है, नेता नगरी में तो अफवाह पे ही नेता नगरी चलते, राइट। चलेगा, तो हमने भाई मेरे ये 3 तरह के फंड्स देखे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बजट की संरचना। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। आपको अपने घर का कहीं बजट बनाइए, तो घर का बजट आप क्या बनाओगे भाई मेरे, आप बजट बताओगे कितना इनकम है, कितना खर्च। बजट में तो आप ये बताओगे ना कितना इनकम है और कितना खर्च है, फिर बताओगे पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, दो चीज़ बताओगे। तो जो इनकम है, जो आय है, उसको बोलते हैं बजट की भाषा में रेसिप्ट्स, प्राप्ति, और जो खर्चा उसको बोलते हैं व्यय, एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम को रेसिप्ट्स बोलते हैं और खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो बजट से पहले हमने 2 पार्ट देखे कि सर का पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ पे। ठीक है, फिर हमने इसको 2 भाग में बांटा कि यदि पैसा आ रहा है तो क्या वो रेवेन्यू है या क्या वो कैपिटल है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी 2 रखे हो, कैपिटल और रेवेन्यू। चलेगा, अब रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं आपके, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, इसमें हम जो है डे टू डे का काम देखते हैं। ठीक है, दैनिक काम। और इसमें जो है क्या होता है कि आपको ये चीज़ें बार बार इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये समझ जाओगे ना तभी। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होता है, आपको जो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व प्राप्ति जो है, उसमें क्या होता है कि आपको डेली के खर्चे देखने पड़ते हैं, और ये शॉर्ट टर्म वाले होते हैं और ये बार बार होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये पैसे ऐसे होते हैं जिससे कंट्री की मतलब कि कंट्री की कोई भी लायबिलिटी नहीं बढ़ती। मैं समझाता हूँ लायबिलिटी मतलब क्या है, मतलब सरकार की कोई भी जिम्मेवारी बढ़ी नहीं। ठीक है, और दूसरा, ना सरकार की कोई संपत्ति आपने घटाई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। आइए समझाते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं टैक्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन टैक्स। समझाते हैं। जैसे मान लो मैंने सरकार, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने सरकार से मैंने टैक्स, सरकार ने मैंने आप पे टैक्स लगा दिया। मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने आप पे टैक्स लगा दिया। अब बताओ मेरे टैक्स लगाने से क्या मेरी कोई जिम्मेवारी है, मैंने कोई देश पे कर्जा डाला क्या, नहीं ना डाला, क्योंकि वो पैसे हमारे हैं, हमने आप पे टैक्स लगाया, हमें वापस नहीं करने हैं आपको वो पैसे। तो क्या हमारे लिए कोई भी जिम्मेवारी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ा, नहीं बढ़ा। और ना हमने कोई संपत्ति बेचा है, ऐसा तो नहीं कुछ देश का सामान बेच के ला दिए हैं पैसा वो, नहीं। तो ये हुए रेवेन्यू रिसिप्ट्स।
क्लियर है? पहला दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें याद रखें। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हमने क्या कर रखा, राजस्व प्राप्ति में कि हमने जो पैसे लेकर आए हैं उससे ना कोई संपत्ति बेच के लाए हैं और ना कोई चीज़, ना किसी से कर्जा लेके आए, ना हमने लाइबिलिटी बढ़ाई ना एसेट घटाई, ठीक है? एसेट और लाइबिलिटी आप समझते हो, जैसे मान के चलो ये मेरा घर है, तो ये मेरा घर, हालांकि मेरा ये रेंट है, मेरा घर नहीं है, बट मान लो ये मेरा घर है, ठीक है? तो ये मेरी एसेट है, ठीक है? और मैंने आपसे जो कर्जा लिया वो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे आपको पैसे लौटाने वापस, ठीक है? तो जिम्मेवारी है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में है ना आप कर्जा लेते हो, ना आप लाइबिलिटी बढ़ाते हो देश का, और ना कोई संपत्ति बेचते हो, ठीक है? संपत्ति को बेचना को इकोनॉमी की भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, ऑलराइट, आई थिंक हियर शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, आप कहोगे तो मैं ऐसे ही पूरा बेसिक सबका रिवीजन करवा दूंगा, चलेगा? आइए, तो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले को बोलते हैं टैक्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन टैक्स। तो टैक्स में आप जो पैसा ला रहे हो, टैक्स से ला रहे हो, तो दो तरह के टैक्स, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो हमने आपसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ये सब लगाया। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने जो जीएसटी लगाया, राइट, वो हो गया। नॉन टैक्स में क्या है कि हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हमने कुछ सामान बेचा, सरकार है कुछ सामान बेचती है, सरकार जो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मतलब सरकार ने कुछ शेयर बेच दिया। आपने सुना होगा कि मोदी सरकार इस पर पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल समझ लो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, ठीक है? मैंने एयरलाइंस बेच दिया कुछ ऐसा, उससे जो पैसे आए, ठीक है? तो कुछ हमने डिसइन्वेस्टमेंट टाइप का कर दिया, ठीक है? और उसके बाद कुछ देश के प्रॉफिट हुए, फिर इंटरेस्ट जो है वो, और अगला है ग्रांट्स। फिर है ग्रांट्स रिसिप्ट। ग्रांट मतलब कहीं से हमको अनुदान वगैरह मिल गया, वर्ल्ड बैंक टाइप से कुछ जो हमें बताना है, ठीक है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्लियर है, राइट? उसी तरह से होते हैं मेरे भाई कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है? तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होते हैं, देखो, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उसमें या तो आप लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो या देश की संपत्ति घटा रहे हो। एसेट्स, या तो आप लाइबिलिटी बढ़ा के पैसे ला रहे हो या संपत्ति घटा के ला रहे हो। जैसे समझाते हैं, मान के चलिए मैं अपने घर में पैसा ले जाके दूं, तो मेरे फादर पूछे कि तुम पैसा कहाँ से लाए हो, तो मैं कहूँगा या तो मैं कर्जा लेकर आया हूँ, ठीक है? या तो मैं कर्जा लेकर आया हूँ, तो मैंने अपने घर की जिम्मेवारी बढ़ा दी, लाइबिलिटी कि मेरे फादर को चुकाना पड़ेगा पैसा। या मैं कहूँ कि मेरे पापा, जो मेरे पास संपत्ति थी, मेरे पास साइकिल थी, मैंने साइकिल बेच के पैसा लाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है? या तो मैंने क्या करा, या तो मैं लाइबिलिटी बढ़ा दिया या संपत्ति घटा दिया, है ना? तो ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट, है ना? और ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है? अब मैं संपत्ति घटा दिया तो तुरंत तो खरीदाएगा नहीं, ठीक है? लेकिन टैक्स वाला जो काम था, टैक्स तो आप अगले साल फिर इंट्रोड्यूस कर लोगे, फिर नया टैक्स लगा सकते हो चाहोगे तो, क्योंकि यदि पैसे की दिक्कत है पार्लियामेंट से बिल पास करो, फिर से टैक्स लगा लो अगले साल, चलेगा? ओके, तो जो ये कर रहे हो, जो कैपिटल रिसिप्ट्स ला रहे हो, तो जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं डेप्ट और दूसरे को बोलते हैं नॉन डेप्ट। डेप्ट्स का मतलब क्या होता है, जो कर्जा है, जो डेप्स का मतलब होता है, या तो आप देश के अंदर कर्जा उठा रहे हो, चाहे आप बॉन्ड्स के माध्यम से कर्जा उठाओ या किसी और तरीके से देश के अंदर से कर्जा उठाओ, या आप बाहर से कर्जा लेकर, एक्सटर्नल, चाहे हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले जाएं, अमेरिका से, यूएसए से, कहीं से भी कर्जा ले सकते हैं। तो या तो आपने देश के अंदर से कर्जा उठाया, इंटरनल डेप्ट लिया है, या एक्सटर्नल डेप्ट लिया, राइट, चलेगा? या आप नॉन डेप्ट, या तो आप नॉन डेप्ट से, ठीक है, अब ये आपने लोन रिकवरी कर ली, मतलब हम किसी को पैसा देते जाके पैसा वापस ले आए, तो हमारे देश का जो, हमारी देश की संपत्ति घट गई ना, क्योंकि वो पैसा जो था हमने किसी को दिया होता, तो मेरे लिए तो पूंजी थी, अब वो मेरे को घट गई, ठीक है? और या तो हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट, चलेगा? हाँ, ओ सॉरी यार, मैंने यहाँ पे गलत है, ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं था, मुझे ये डिविडेंड था। डिविडेंड मतलब लाभांश ही होता है, ठीक है? चलेगा? सॉरी यार, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, नॉन टैक्स में यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट था, ये डिविडेंड था, राइट? चलो ठीक है, तो हमने आपको फिर समझाते हैं। हमने देखा कि बजट्स के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहले राजस्व रिसिप्ट्स होते हैं, फिर खर्चे होते हैं। रिसिप्ट्स इनकम जो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं रेवेन्यू, दूसरे को बोलते हैं कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब क्या हो, या तो आप वो पैसा जो है लाइबिलिटी, ना तो लाइबिलिटी बढ़ाए हो ना संपत्ति घटाए हो, राइट, चलेगा? और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं ये दिन प्रतिदिन के काम के लिए होते हैं और ये बार बार होते हैं, ठीक है? फिर हमने देखा कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, राइट? तो कैपिटल रिसिप्ट्स में हमने देखा कैसे या तो ये लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं या एसेट घटा रहे हैं, ठीक है, चलेगा? तो हमने रेवेन्यू वाले पार्ट्स को क्लियर किया, उम्मीद है आपको समझ में नहीं आ गया होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको एक ही चीज़ को 2-3 बार देखते रहना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक दिखना है, क्योंकि जब बजट में बार बार आए कि प्राइमरी डेफिसिट इतना, सेकेंडरी डेफिसिट इतना, ये फिस्कल डेफिसिट इतना गया, इतना % की ग्रोथ है, तो आपको कन्फ्यूजन होता है क्या होता है ये चीज़। अभी मैंने देखा है, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर्स के बारे में कि जो खर्चे हैं सरकार के वो कहाँ से, तो या तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है या रेवेन्यू, ठीक है? देखो, यदि सरकार जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे, इसका मतलब क्या हुआ, आप या तो एसेट घटा दिए हो,
ये आपने एसिड घटाया नहीं है। इसमें क्या होता है, ध्यान से होता है, आपने जैसे मान लो मैं पैसा खर्चा किया, ध्यान समझ को सर, तो आपने किया क्या है, इससे कोई भी एसिड नहीं बनता और ना कोई लाइबिलिटी घटती है। ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब समझते हैं। जैसे मान लो मैं खर्चा कर रहा हूँ पैसा, ठीक है, तो मैंने पैसा खर्चा किया, और पैसा जैसे मैंने खर्चा किया तो क्या मैंने किसी का कर्जा चुकाया? नहीं। तो मेरे देश की कोई लाइबिलिटी घटी? नहीं घटी। और ना मैंने कोई संपत्ति खरीदा। ऐसा तो नहीं मैं कि आपने मेरे को पैसा दिया था और मैं उसे एक बुलेट ट्रेन खरीद लिया या रोड बना दिया, मैंने कुछ भी संपत्ति नहीं खरीदा, ठीक है। मैं पैसा क्या कहाँ पे दिया? मैं पेमेंट कर दिया, मैं आदमी को, स्टाफ को सैलरी दे दिया, ऑर्केस्ट्रा का नाच दिखवा दिया, कुछ ऐसा। हालांकि मजाक कर रहा हूँ, सरकार क्यों ऑर्केस्ट्रा का नाच देखेगी? मतलब पैसा से आपने कुछ ऐसा किया जिससे ना तो संपत्ति बनी है ना कुछ लाइबिलिटी घटी है, राइट। और ये शॉर्ट टर्म्स होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू वाले जो हैं ये क्या होते हैं भाई? शॉर्ट टर्म्स होते हैं, राइट। चलेगा, वेरी गुड। अगला हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। इसमें क्या होता है, या तो आप नई संपत्ति बना रहे हो तो, या देनदारी यानी कि लायबिलिटी घटा रहे हो, और ये लॉन्ग टर्म होता है। जैसे देखो आपने रोड बना दिया, सरकार कोई किसी विदेश में जाकर शेयर खरीद लेती है या कुछ ये सब करती है, ठीक है। तो आप जैसे मान लो मेरे को कहा गया कि आप पैसा का क्या कर रहे हो, तो मैं कर दूँ, मैंने रोड बना दी, तो ये कोई संपत्ति बनाया ना भाई। मैं सरकार, या तो मैं अमेरिका का फेडरल बैंक में जाके कुछ संपत्ति खरीद लिया, वहाँ के शेयर खरीद लिया अमेरिकन किसी बैंक के, तो भाई वो मेरे लिए तो संपत्ति है ना। या मैंने क्या किया, कर्जा चुका दिया, तो लायबिलिटी घटा दिया। या तो आप लायबिलिटी घटा रहे हो या एसेट बना रहे हो, राइट। तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखा हमने, कैपिटल रिसिप्ट देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा। हमने दो तरीके से सब चीज़ देख ली, राइट। चलेगा भाई मेरे। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स के बारे में, बजट्स के घाटे के बारे में, कि कितने टाइप्स के बजट घाटे होते हैं, राइट। तो पहला जो बजट घाटा होता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि पहले देखेंगे राजस्व घाटा। यानी कि देखो मैं कहता हूँ कि घाटा लग गया, उसको बोलते हैं डेफिसिट्स, राइट। तो डेफिसिट्स मतलब क्या हुआ कि जितनी मेरी इनकम है उससे ज़्यादा मैंने खर्चा कर दिया, या मेरे खर्च ज़्यादा है इनकम कम है, तो इसको बोलते हैं घाटा रिसिप्ट्स। लेकिन खर्चा पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, तो कंट्रोल करने के लिए बाद में FRBM एक्ट आता है 2003 में, कि सरकार खर्चा कंट्रोल करे, ताकि इतना कर्जा ना बढ़ा दे देश पे कि पूरा देश ही कर्ज में चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए चीज़ें, ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। तो इसको हमने बांटा 3 तरीके से, यानी हम देखना चाहते हैं कि मेरा घाटा कहाँ कहाँ पे। तो पहला है राजस्व घाटा, यानी रेवेन्यू रेसिप्ट्स, यानी कि आपने जो रेवेन्यू के हिसाब से जो खर्चे करें, देखो यहाँ पे जो रेवेन्यू आपने एक्सपेंडिचर किया था यहाँ पे, ठीक है, और जो आपकी रेवेन्यू यहाँ से आ रही थी, तो आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आय कम है, दोनों घटाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू रेसिप्ट्स आप घटाओगे तो राजस्व घाटा निकल जाएगा। चलेगा यहाँ तक, ठीक है। दूसरा हमने कहा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला में हम ज़्यादा झंझट नहीं पाल रहे, बस इतना समझते हैं कि सरकार ने टोटल कितना बोरोइंग करा, रेट कितना उधार लिया है, वो सारा फिस्कल डेफिसिट में आता है। चलेगा, राजकोषीय घाटा, बस इतना एक लाइन याद रखना राजकोषीय घाटा का, कि सरकार ने कितना बोरोइंग करा था, कितने कर्जे लिए थे, राइट, हो गया। अगला है प्राथमिक घाटा, जिसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। देखो प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट्स होता है और उसके अलावा सरकार ने कितने इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं उसको घटा दो। जो फिस्कल डेफिसिट यहाँ से आया, जैसे मान लो सरकार ने जो कर्जा लिया था वो उसमें से घटा दो, कि सरकार ने जो है जैसे जो कर्जा लिया उसका सरकार देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट भी तो कुछ की होगी, उसको घटा दो। मतलब कि ये बताता है, प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि सरकार ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का घाटा कितना है। मतलब सरकार ने ब्याज भुगतान, जैसे देखो मैं जैसे ही ब्याज भुगतान करता हूँ प्राइमरी डेफिसिट में, तो ब्याज भुगतान जैसे मैंने करा तो देश की मैंने कुछ तो लायबिलिटी घटाई ना, तो मैं उसको अच्छे चीज़ में गिनूंगा ना, बुरा में क्यों गिनूंगा। तो इसीलिए मैं उसको प्राइमरी डेफिसिट्स के दौरान क्या करता हूँ, इसको घटा देता हूँ। अब मैं, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में से क्या करता हूँ, जो सरकार ने इंटरेस्ट पेमेंट करा है उसको माइनस कर देता हूँ। उम्मीद है आपको तीनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलेगा। देखो ये थोड़ा सा मतलब कि रिवीजन क्लास है तो बहुत फास्ट ही करवा रहा हूँ। ऐसे कायदे से देखा जाए तो ये क्लास लगभग 3-4 घंटे पढ़ाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे क्या है, मेरे पास उतना टाइम है नहीं, क्योंकि अभी तो आपके जस्ट एग्जाम्स है, तो राइट, तो इसीलिए हम इतना जल्दी करा रहे हैं। चलो अच्छा, एक बार ये तीनों फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले हम देखें राजस्व घाटा मतलब क्या है, आपकी खर्चे ज़्यादा हैं इनकम कम है। खर्चा को हमने कहा था एक्सपेंडिचर और इनकम को कहा था रेसिप्ट्स, राइट। तो हमने देखा
तो पहले देखा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा मतलब क्या हुआ, आपका जो रेवेन्यू, जितना खर्चा आपने रेवेन्यू आपका जो एक्सपेंडिचर है और आपका रेवेन्यू जो इनकम है, तो खर्चा जो है ज़्यादा है और ये कम है, तो आप खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रेसिप्ट्स को माइनस कर दोगे तो इससे आ जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। फिर हमने देखा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब क्या, हम ये चेक करेंगे कि कितना कर्जा सरकार लेकर आई है, तो वो हो गया रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट, राइट, कितना उधार है हमारे ऊपर या कितना उधार सरकार ली है। और अगला जो है प्राथमिक घाटा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा क्या होता है समझते हैं। प्राथमिक घाटा ये बताता है कि आपने जो फिस्कल डेफिसिट किया है वो कितना किया, यानी कितना कर्जा लिया था, कितना उधार है आपके ऊपर लिया है, उसके अलावा आपने इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया उसको घटा दो, ठीक है। यानी सरकार बताती है कि ब्याज भुगतान को छोड़कर आपने सरकार का घाटा कितना, ये बताती है प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 तरीके की डेफिसिट्स हम निकालते हैं। अब क्यों निकालते हैं, ये सब मेंस का टॉपिक है, राइट, गवर्नमेंट बजटिंग में पढ़ना रहता है, ठीक है। अब लास्ट हम देखने, एक आपने सुना हो घाटे का वित्त पोषण, ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट क्या हुआ, जैसे मान लो सरकार को घाटा लग रहा है बार बार, मतलब इनकम आ नहीं रही है, खर्चा ज़्यादा है, तो सरकार खर्चा को कंट्रोल करने, सरकार जो है उसको फाइनेंसिंग करती है, उसको पैसे से भरती है। अब वो पैसा सरकार या तो जो है नया करेंसी छाप के कर देती है या उधार ले लेती है, चलेगा। तो ये 2 तरीके से करती है, राइट। अगला हम देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट है मेरा, FRBM एक्ट 2003 में पास हुआ। इसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसमें सरकार ने कहा, ये क्यों पास करा, इसमें कहा कि हम चाहते हैं कि एक वित्तीय अनुशासन बना रहा है। ये नहीं कि सरकार मनमाना खर्चा कर रही है, कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, तो ऐसे में तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। क्योंकि आप मान लो आप सरकार हो, आप चले गए, अगली सरकार आ रही है, उसको हैविली इंटरेस्ट ही पे करना पड़ रहा है, तो डेवलपमेंट खाक करेगा, वो इंटरेस्ट ही पे करते करते मर जाएगा। तो आप इस देश को बर्बाद कर दोगे ना, समझो, ठीक है। तो मनमानापन नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसका मकसद था कि जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा क्या है, आप बार बार जो कर्जा ले आ रहे हो, उधार ले रहे हो दूसरे देश से या देश के अंदर ही निकाल ले रहे हो पैसा, कर्जा लेके, चाहे आप बॉन्ड जारी करके ले रहे हो पैसा, उससे हमको मतलब नहीं है। आप जो पैसा बार बार अंदर से मार्केट से खींच ले रहे हो, वो पैसा कर्जा लेने के लिए थोड़ी आपको सरकार बैठाया, तो उसको कंट्रोल करना था, ठीक है। और बट प्रॉब्लम क्या है, कई बार इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो इसमें एक इस्केप क्लाउज दिया गया, ठीक है। इस्केप क्लाउज क्या होता है, इस्केप मतलब सरकार ने कहा कि देखो, यदि आपके पास कोई आपदा आ गया, मान लो जैसे डिजास्टर आ गया, तो वहाँ पे तो पैसा चाहिए हमको, और वहाँ पे हम नोट छाप, या तो नोट छाप सकते हैं या हम उधार ले सकते हैं। नोट छापने के लिए सोना रखना पड़ता है, ये सब देखेंगे बाद में यदि हम बैंकिंग पढ़ाते हैं। या राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर हो, जैसे युद्ध हो गया, अब लड़ाई होगा, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैसा चाहिए हमको, ठीक है, तो वहाँ पे। और तीसरा क्या है, अन्य स्थिति, ये अदर क्लाउज है। अदर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं है, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए छोड़ दिया गया, राइट। अब हम देखेंगे सरकार ने FRBM एक्ट में दूसरा पार्ट कहा कि जो आपका राजकोषीय घाटा आप रख रहे हो, जो फिस्कल डेफिसिट रख रहे हो, वो GDP का 3% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, चलेगा, GDP का 3%। अगला जो राजस्व घाटा है, उसका टारगेट करना है 0% हो जाए, ठीक है। राजस्व घाटा जो है रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब जितना आप कमा रहे हो उतना ही खर्च करो, ठीक है। और अगला तीसरा, RBI से उधार सरकार नहीं ले सकती है, केवल इमरजेंसी कंडीशंस में ही सरकार RBI से उधार ले सकती है। तो भाई मेरे, मैंने बजट्स के एकदम पूरा बखिया उधेड़ दिया, यहाँ पे एक एक पार्ट्स मैंने निकाल दिया, कहाँ से बजट आया, क्या चाहिए उसमें, उसके संवैधानिक प्रावधान, बजट के प्रकार। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट क्लास के शुरू में ले लो या बाद में लो, जैसे लेना ले लो। उम्मीद है भाई मेरे को आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। देखो, अभी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इधर आपको दिख भी रहा होगा, बट क्या है ना कि अभी मैं नया इस पर यहाँ पे बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे, बट मैं जल्दी ही सीख जाऊँगा और अच्छा करके दिखाऊँगा, राइट। बट वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस ज़्यादा कवर करूँ, राइट। मुझे भी थोड़ा टाइम कम ही मिलता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट डिलीवर करूँ। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।